गुड मॉर्निंग बच्चों, आई एम योर फिजिक्स टीचर। और बेटा मैं आपको जो है फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। बच्चों जो हमारी फिजिक्स है क्लास 11th की बेटा, इसमें टोटल हमारे पास 10 यूनिट्स हैं। वी हैव 10 यूनिट्स। फर्स्ट वन इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। The name of unit first is units and measurement. Unit number second, kinematics. और इस काइनेमेटिक्स में बेटा हम स्टडी करेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और आप इस यूनिट के बारे में 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी होंगी, है ना। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, बहुत तरह के मोशन जो है आपने यहां स्टडी किया था, तो ये हम यहां पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा बच्चों इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम स्टडी करेंगे which is known as वेक्टर। और इस वेक्टर की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। अभी तक आपने 9th क्लास में 1D जैसे लिखा, वन डायमेंशन मोशन की प्रॉब्लम्स को सोल्व करना सीखा था, है ना। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैंने आपसे कहा बच्चों, वी हैव ए ब्लॉक हैविंग मास m एंड विच इज प्लेस्ड ओवर द surface, horizontal surface. What will happen when we apply an external force? Then what will be your answer? The block starts moving. Okay. Now what will happen when the same force is acting on the same object but in opposite direction? तो बेटा जब दो फोर्स हम लगाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो उस सिचुएशन में इस ब्लॉक में कोई बदलाव नहीं आएगा। व्हाई? क्योंकि यहां पर जो नेट फोर्स है हमारा वो क्या है बेटा? जीरो है। अगर हम इस फोर्स को बदल दें इन द सेंस, मैंने आपसे कहा कि हम इस फोर्स की डायरेक्शन को बदल रहे हैं, मीन्स हम अब जो फोर्स लगा रहे हैं वो इस तरफ से ही लगा रहे हैं, F। तो अब आपका आंसर होगा कि सर अब ये ब्लॉक उस तरफ चलना स्टार्ट कर देगा। और आपने इक्वेशन भी स्टडी की है, लाइक F इज इक्वल टू ma। तो आप इन दोनों फोर्स को ऐड करके, मास हमें गिवन है, आप एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो ये ब्लॉक एक सिंगल डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को बदल दूं, अगर हम इस क्वेश्चन को बच्चों बदल देते हैं तो क्या आंसर होगा आपका? अगर मैं आपसे कहता हूं बेटा कि यदि हमारे पास ब्लॉक भी है लेकिन जो फोर्स हैं उसमें एक हमने लगाया इस तरफ और दूसरा फोर्स लगाया कुछ इस तरफ, तो अब ये ब्लॉक किस तरफ जाएगा? तो इस तरह की प्रॉब्लम को हमने सोल्व करना नहीं सीखा है। और ये जो प्रॉब्लम है बच्चों, ये हमारी, और इसके अलावा जो एडवांस मिलेंगी हमें 3D। तो बेटा बेसिकली 2D और 3D की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने के लिए ही हम यूज करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर, है ना। इसी को हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर यहां से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम स्टडी करेंगे कहां? यूनिट नंबर 2 के अंदर। इसके अलावा बच्चों हम यहां स्टडी करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में भी, है ना। इसी में हम स्टडी करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। और इसी में हम सर्कुलर मोशन का कुछ पार्ट भी स्टडी करते हैं। खैर
द नेक्स्ट यूनिट इज लॉज ऑफ मोशन। एंड फ्रिक्शन। तो बेटा जो यूनिट थर्ड है हमारी लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ी है। इसका एडवांस पार्ट हम यहां स्टडी करेंगे। नेक्स्ट यूनिट नंबर 4th, दैट इज वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क, पावर एंड एनर्जी। यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 5, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। बेटा ये जो यूनिट है ये आपके लिए टोटली न्यू यूनिट है, बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा, ये नया कॉन्सेप्ट आप स्टडी करेंगे यहां क्लास 11th में। नेक्स्ट वन इज यूनिट ग्रेविटेशन। नेक्स्ट यूनिट 7th, बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें भी हम बहुत से कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे, जैसे आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा है, फ्लोटेशन पढ़ा है आपने 9th क्लास में। अगेन वो सारा का सारा पार्ट हम स्टडी करेंगे, दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स भी हमारा यही आएगा। हाइड्रोस्टेटिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा ये। नेक्स्ट यूनिट नंबर 8, थर्मोडायनेमिक्स। ये भी आपके लिए नई यूनिट है बिल्कुल। नेक्स्ट यूनिट नंबर 9th, केटीजी। केटीजी मीन्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इस यूनिट में बच्चों हम कंप्लीटली गैसेस के बिहेवियर के बारे में रीड करेंगे कि गैसेस का बिहेवियर क्या है, किस तरह से कॉन्सेप्ट गैस का काम करता है, डिफरेंट गैस लॉज जो है वो कौन कौन से हैं, लाइक बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एटसेट्रा। और उसके बाद जो लास्ट यूनिट है हमारी नंबर 10th, ऑक्सीलेशन एंड वेव। ऑक्सीलेशन एंड वेव। तो बच्चों ये हमारी टोटल 10 यूनिट चलेंगी पूरे साल फिजिक्स के अंदर। और मैं बात बड़ी इंपॉर्टेंट बोलना चाहूंगा बेटा, क्लास 10th में हमारा सिलेबस बहुत लिमिटेड होता है, बट यहां पर लिमिटेड नहीं है। फिजिक्स इतनी मोटी बुक है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हर दिन हर चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा। जो भी टीचर्स आपको काम दे रहे हैं वो प्रॉपर करना पड़ेगा आपको ना, इस तरह से ध्यान रखें। तो ये सारी यूनिट्स हमें रीड करनी है, जिसमें से ये आपने 9th में स्टडी करी है, ये भी आपने 9th में पढ़ी है, वर्क, पावर, एनर्जी, ऑल्सो ग्रेविटेशन भी आपने 9th क्लास में पढ़ी है। उसके अलावा ऑक्सीलेशन का कुछ पार्ट आपने 9th में स्टडी किया होगा। उसके अलावा जो बचा वो टोटली आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है और बिल्कुल इजी पार्ट है हमारा। बट बात आती है इन सभी यूनिट्स के अंदर कुछ चीजें हमारी बार बार यूज होंगी, है ना। तो बार बार यूज होंगी, तो बच्चों हम इन यूनिट्स को स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट करते हैं क्या, मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स, जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है, टूल्स, जिसको हम औजार बोल सकते हैं। कोई भी हमारा व्हीकल है, कोई गाड़ी है, कोई मशीन है, खराब हो गई है, उसको ठीक करने के लिए हम कुछ औजारों का यूज करते हैं, है ना। तो सेम उसी तरह से बच्चों इस फिजिक्स में भी कुछ टूल्स हमारे यूज होते हैं जो बार बार हमारा पीछा करेंगे।
तो क्यों ना हम पहले इन्हीं को ही पढ़ ले, है ना। तो इसको नाम दिया गया मैथमेटिकल टूल्स। और इस मैथमेटिकल टूल्स में बच्चों हम जो स्टडी करते हैं वो हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। इसके अलावा बेटा हम यहां स्टडी करते हैं क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो गया, सर्कल इक्वेशन हो गया, हाइपरबोलिक इक्वेशन हो गया, पैराबोला इक्वेशन हो गया, इस तरह से हम कह सकते हैं। इसके अलावा बच्चों जो यूज करते हैं दैट इज डिफरेंशिएशन, पॉइंट टू बी नोटेड। और इसके अलावा बच्चों जो हम यूज करते हैं दैट इज इंटीग्रेशन। तो बेटा ये चीजें हम यूज करते हैं मैथमेटिकल टूल्स में। अब बात आती है इनमें जो ये दो पार्ट हैं हमारे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, मैं बोलूंगा कि ये दोनों फिजिक्स की जान है। जान इन द सेंस कि ये दोनों पार्ट हैं बेटा, ये हमारे मैक्सिमम यूज होने वाले हैं। काइनेमेटिक्स में हमारा यूज होगा, वर्क पावर एनर्जी में हमारा यूज होगा, ग्रेविटेशन में हमारा कॉन्सेप्ट यूज होगा यहां से, है ना। तो ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, जबकि बच्चों ये दोनों टॉपिक हमारे मैथमेटिक्स के हैं, दोनों टॉपिक मैथमेटिक्स के हैं, जिसको कंप्लीटली आप मैथ्स में स्टडी करेंगे। हम केवल और केवल बेसिक पार्ट जो है डिफरेंशिएशन क्या होता है और किस तरह से हम डिफरेंशिएट करते हैं, इंटीग्रेशन क्या होता है, किस तरह से इसको हम अप्लाई करते हैं, बिल्कुल बेसिक हम यहां पढ़ने वाले हैं। एडवांस में हमें नहीं जाना है, मैं फिर रिपीट करता हूं, बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, इसके बारे में बात करते हैं। तो बेटा जो वर्ड है हमारा फर्स्ट, डिफरेंशिएशन। And the second word is integration. बच्चों इस डिफरेंशिएशन का बेसिकली मीनिंग होता है तोड़ना, रिजोल्व करना। क्या बोलते हैं इसको, तोड़ना। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है बच्चों जोड़ना। तो बेटा इस डिफरेंशिएशन में हम तोड़ते हैं, किसको तोड़ते हैं, इंटीग्रेशन में जोड़ते हैं, किसको जोड़ते हैं, तो आंसर होगा वो हमारा एक फंक्शन है। या वो हमारा एक वेरिएबल है। अब आप कहेंगे सर कैसा फंक्शन, कैसा वेरिएबल, देखते हैं जरा, हैव ए लुक। इन डिफरेंशिएशन we have to resolve the function and in integration we have to add the function। जोड़ना मतलब, तो किसको जोड़ रहे हैं, किसको तोड़ रहे हैं, फंक्शन, वेरिएबल। कैसा फंक्शन, ये हमारा x की फॉर्म में हो सकता है, ये हमारा y की फॉर्म में हो सकता है, ये हमारा z की फॉर्म में हो सकता है, जो x y z जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। ये हमारा टाइम की फॉर्म में हो सकता है ना। ये हमारा साइन थीटा की फॉर्म में हो सकता है, कोस थीटा की फॉर्म में हो सकता है, टेन थीटा की फॉर्म में हो सकता है, कोसेक थीटा की फॉर्म में हो सकता है, सेक थीटा की फॉर्म में हो सकता है, और कोट थीटा की फॉर्म में हो सकता है ना। ये हमारा कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, ये हमारा कोई लॉग का फंक्शन हो सकता है, ये आप पढ़ेंगे आगे मैथमेटिक्स में कंप्लीटली, या इनके कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, है ना। ये सेपरेट सेपरेट भी हो और इनका आपस में एक कॉम्बिनेशन हो। और इनका आपस में कॉम्बिनेशन हो। तो बेटा ये हमारे क्या कहलाएंगे, यहां फंक्शन कहलाएंगे, वेरिएबल कहलाएंगे, है ना। तो हम इनको किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे,
और किस तरह से इनको हम इंटीग्रेट करेंगे, ये हमें सीखना है, बट बिल्कुल बेसिक सीखना है। तो आज जो टॉपिक मैं कवर करने वाला हूं बच्चों, दैट इज ओनली डिफरेंशिएशन, ओनली, है ना। कल हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। तो अगेन स्टार्ट करते हैं अब हमारा मेन कॉन्सेप्ट, डिफरेंशिएशन, तोड़ना, रिजोल्व करना। थोड़ा सा इसके पीछे मैथमेटिक्स क्या काम करता है वो मैं बात करता हूं आपसे ना। सो लेट अस स्टार्ट अबाउट डिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कहता हूं बेटा कि सपोज दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज एक्स एक्सिस एंड वी हैव ए ग्राफ लाइक दिस। तो अब आपसे कहा जाए कि यहां पर एक वर्ड होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं स्लोप, है ना। स्लोप, स्लोप का मतलब बहुत तरह से ले सकते हैं हम। जैसे आपसे कहा जाए कि ये जो स्ट्रेट लाइन है बेटा, ये इस एक्स कोऑर्डिनेट के साथ कितना एंगल बना रही है, तो स्लोप जिसको हम डिफाइन करते हैं tan थीटा से। किससे डिफाइन करते हैं? tan थीटा से। जैसे आपने पढ़ा है, इफ वी हैव ए राइट एंगल ट्राइंगल एंड दिस वन इज थीटा, सो दिस साइड इज नोन एज परपेंडिकुलर, दिस साइड इज नोन एज बेस एंड दिस साइड इज नोन एज हाइपोटेनस h। और आपने लोअर क्लासेस में फॉर्मूला पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इस तरह से हम लोग एक फॉर्मूला बनाते थे। क्या मतलब इसका बच्चों? इसका मतलब बेटा P अपॉन H, इन दो साइड्स का जो रेशियो होगा उस रेशियो को हम क्या बोलते हैं? साइन थीटा। क्या बोलते हैं? साइन थीटा ना। ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ी होगी आपने 10th क्लास में। सिमिलरली B बाय H, बेस दिस साइड, H दिस साइड, इनका जो रेशियो होता है बच्चों, इसको बोलते हैं बेटा हम कोस थीटा। एंड P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका जो रेशियो होता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं tan थीटा। क्लियर है ये बात? पढ़ा हुआ है सभी ने? ओके। P बाय H साइन, B बाय H कोस, P बाय B tan, और इनका उल्टा कर दें तो क्या होगा? H बाय P, साइन का उल्टा कोसेक, H बाय B, कोस का उल्टा सीकेंट थीटा, B बाय P कोट थीटा, इनका उल्टा जो है वो कोट थीटा होता है। तो बेटा अब यहां से हम कहीं भी कोई ट्राइंगल ड्रॉ करके और उस ट्राइंगल से फाइंड आउट करते हैं tan थीटा की वैल्यू, एंड दैट tan थीटा इज नोन एज स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। अभी केवल ये याद रखें कि उस ग्राफ में जो भी हम tan थीटा फाइंड आउट करेंगे वो हमें किसके बारे में बताता है? स्लोप के बारे में बताता है। ओके। अब जैसे मैं आपसे कहता हूं क्या कि हमें फाइंड आउट करना है स्लोप, स्लोप फाइंड आउट करना है, तो अब बेटा ध्यान से देखें, सोच के बताएं, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? सेम होगा, शाबाश, थीटा। ये एंगल कितना होगा? ये भी थीटा होगा। इसी लाइन को मैं और आगे बढ़ा दूं तो इसी लाइन को बच्चों हम आगे इंक्रीज कर दें तो क्या होगा बेटा? तो आंसर है, हमें हर जगह जो एंगल मिलेगा ये वाला, ये एंगल हमारा हर जगह क्या होगा? सेम होगा। लेकिन अगर ग्राफ की शेप को थोड़ा सा बदला जाए, ध्यान से देखें सभी बच्चे, अगर हम इस ग्राफ की शेप को थोड़ा सा बदल दें, y, दिस वन इज x, कुछ इस तरह से, तो क्या अब हमारा जो स्लोप है वो हर जगह सेम होगा? तो आंसर है नो। क्यों? चेक करते हैं। अब ये तो स्ट्रेट लाइन थी, आपने इजीली स्लोप फाइंड आउट कर लिया। यहां पर कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे मैं कहता हूं इस पॉइंट पे बताओ स्लोप क्या होगा, इस पॉइंट पे बताओ स्लोप क्या होगा, इस पॉइंट पे बताओ स्लोप क्या होगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे? जिन भी पॉइंट्स पे हमें स्लोप निकालना है वहां पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंजेंट? कोई भी स्ट्रेट लाइन
जो किसी भी सरफेस को बाहर से टच करे बट डज नॉट क्रॉस इट इज नोन एज टेंजेंट। जैसे यहां पर टेंजेंट कैसे आएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये टेंजेंट है। तो बच्चों ये एंगल हो गया से θ1। इस पॉइंट पे देखें ध्यान से, इस पॉइंट पे ध्यान से देखें हम, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट कुछ इस तरह से होने वाला है, ये टेंजेंट होने वाला है लाइक दिस, ये एंगल हो गया से θ2। इस पॉइंट पे बच्चों ये टेंजेंट होने वाला है, दिस इज θ3। So in this diagram we can say the slope is increasing continuously, but in this situation we can say the slope is constant, है ना। तो अब यदि हम इन दोनों की बात करें और आपसे कहा जाए कि हमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, स्लोप निकालना है यहां से भी और यहां से भी, तो कैसे निकालेंगे, हैव ए लुक। ये स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, this is y coordinate, this is x coordinate and this one is suppose theta। तो बेटा यहां पर कोई भी आप दो पॉइंट कंसीडर कर लें कहीं भी, सपोज दिस इज पॉइंट नंबर 1, सपोज दिस इज पॉइंट नंबर 1 एंड दिस इज पॉइंट नंबर 2। ओके, इन दोनों को ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बनाएं आप, ट्राइंगल बनाई, ये एंगल थीटा होगा से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड सपोज दिस इज पॉइंट सी। अब आप सोच के बताएं कि जो पॉइंट बी है बेटा यहां पर x की वैल्यू क्या होगी, पॉइंट सी पे x की वैल्यू क्या होगी। तो मान लेते हैं इस पॉइंट बी के ऊपर ये हमारा x1 है और इस पॉइंट सी के ऊपर ये हमारा x2 है, whatever be the value, this one is x axis 1 2 3 4 5 6 7 and so on। Similarly we assume this one is y1 and this one is say y2। तो बच्चों इस पॉइंट B का जो x कोऑर्डिनेट है उसको मैंने बोला x1, उसको मैंने क्या बोला x1, और y कोऑर्डिनेट को मैंने बोल दिया y1। पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स पूछूं मैं आपसे तो क्या होगा, x कोऑर्डिनेट x2 होगा लेकिन y कोऑर्डिनेट y1 होगा। A के कोऑर्डिनेट कहूं बेटा मैं तो x का x2 कहलाएगा और y का y2 कहलाएगा। अब आप बताएं इस ट्रायंगल से स्लोप क्या होगा, स्लोप दैट इज tan थीटा। तो आपका आंसर होगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज AC, बेस इज BC, सो दिस इज AC ओवर BC। क्लियर है बात, AC परपेंडिकुलर है, BC बेस है, ये हमारा स्लोप हो गया। अब सोच के बताएं इस AC की वैल्यू क्या लिखूं, ध्यान से देखें, क्या इस AC की वैल्यू को हम लिख सकते हैं। देखो ये कोऑर्डिनेट बच्चों है y2, ये कोऑर्डिनेट है y1, तो ये कितना बचेगा y2 माइनस y1, इसको बेटा मैंने बोल दिया y2 माइनस y1 ओवर दिस वन, ये बच्चों x2 है, ये x1 है, तो ये कितना बचेगा x2 माइनस x1 एंड दिस इज नोन एज tan थीटा और वी कैन से स्लोप। तो यहां से जो स्लोप की इक्वेशन आई हमारे पास वो आ गई y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। कब आई, जब हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह का है। अब मैं चेंज करता हूं, अब मैंने ग्राफ लिया ये वाला, y एंड x। अब बच्चों यहां पर हर एक पॉइंट पे स्लोप अलग अलग होने वाला है, तो इसको बोलते हैं स्लोप इंक्रीज हो रहा है लगातार। और यदि इसकी जगह ग्राफ होता कुछ इस तरह से बच्चों, इसमें स्लोप लगातार डिक्रीज होता है, वो भी हम बात करेंगे फिलहाल। तो अब हमारे पास जो है यहां पर हम देखें, जहां भी हमें
स्लोप फाइंड आउट करना है वहां पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें। तो बेटा एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं हम, है ना, टेंजेंट देख लेते हैं। चलो इसे कर देता हूं मैं, टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने, ये हमारा टेंजेंट हो गया। और ये पॉइंट हमने माना 1 और ये 2, है ना, इस तरह से 1 और 2 पॉइंट मान लिए। और इन दोनों को ज्वाइन करके हमने क्या किया, एक ट्राइंगल फॉर्म की, एंड दिस इज एंगल थीटा। अगेन ये y एक्सिस है बेटा, तो इसको हमने नाम क्या दिया, x2 y2, और इसका हमने नाम क्या दिया, उसी तरह से x1 और y1। ठीक है, अब जरा सोच के बताएं, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को थोड़ा नजदीक ले आऊं, देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा। अगर हम इन दोनों पॉइंट को थोड़ा नजदीक ले आए तो क्या होगा, ध्यान से देखें। अगर ये पॉइंट ऐसे ना होके कुछ इस तरह से होते, पास पास होते, बिल्कुल नजदीक होते, तो बेटा ये और कुछ इस तरह से हमारा डायग्राम बनता। तो अब, है ना, इधर बनाता हूं मैं, ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से बनती, बिल्कुल छोटी सी ट्रायंगल बनती है। और इसके अंदर ये जो साइड है जिसको पहले हमने नाम दिया था y2 माइनस y1, और ये जो साइड है इसको नाम दिया था x2 माइनस x1। अब हम इसको स्मॉल होने की वजह से इसको बोलेंगे dy, और इसको स्मॉल होने की वजह से हम क्या बोलेंगे बच्चों, dx। सो नाउ वी कैन से द स्लोप ऑफ दिस कर्व विल बी इक्वल टू dy अपॉन dx। बस यही मुझे आपको बात बतानी थी। दिस dy अपॉन dx मीन्स y में जो बदलाव आ रहा है x के रेस्पेक्ट में, है ना, यही हमारा यूज होने वाला है कहां, डिफरेंशिएशन के अंदर। तो इस डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, है ना, तो x के रेस्पेक्ट में y में कितना चेंज आ रहा है, यही हमारा कॉन्सेप्ट चलेगा डिफरेंशिएशन के अंदर। क्लियर है बात। तो अब हम चलते हैं जरा डिफरेंशिएशन के अंदर। तो डिफरेंशिएशन जैसा कि मैंने लिखा, स्लोप से dy अपॉन dx, ये तो एक बेसिक सा इसका मतलब हो गया। अब जो हम यूज करने वाले हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट। मैं सिंपल से शुरुआत करता हूं। जैसे आपसे कहा जाए क्या, कि हमारे पास एक फंक्शन है बेटा x रेज टू द पावर n, और हमें इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना। आप इसको ऐसे समझें, y इक्वल टू x रेज टू द पावर n। सो वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। तो बेटा हमें इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, मीन्स dy अपॉन dx करना है। अब बच्चों क्या मेथड होता है, ध्यान से देखें। जो भी पावर है इस x की, उसको आगे ले आएं, और इस x की जितनी पावर है उसमें से एक कम कर दें। फिर से x की पावर n को हमें डिफरेंशिएट करना है। दिस इज द फंक्शन y विच इज इक्वल टू x रेज टू द पावर n। व्हाट इज n? नेचुरल नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में हो सकता है, p बाई क्यू की फॉर्म में। तो बेटा n आगे आएगा, और x की जितनी भी पावर है उसमें से एक कम कर देंगे हम, दैट इज n x रेज टू द पावर n माइनस 1। जैसे एग्जांपल लूं मैं आपसे कहता हूं y इज इक्वल टू x की पावर 3, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट द अबाव इक्वेशन या अबाव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x करो। तो इसको लिखेंगे बच्चों dy अपॉन dx। अब x की जितनी पावर है, यहां से देखें 3 पावर है, 3 आगे आ जाएगी, और x की जितनी पावर है उसमें से एक कम कर दें आप, मतलब x की पावर 2। दिस इज द आंसर। ये आ गया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, ये कहलाएगा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों जो आंसर आया
3x², इसको फर्दर डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, इसको सेम मेथड, जितनी भी पावर है वो आगे आएगी और उस x की जो पावर है उसमें से एक कम कर दें, मींस हम यहां पर इसकी पावर को रिड्यूस करते जा रहे हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था आपको, है ना। व्हाट वी हैव टू डू, हमें इसकी पावर को लगातार डिक्रीज करते हुए जाना है। पहले पावर n थी, फिर n-1, अगले में ये आगे आएगा और x की पावर n-1 में से एक को कम कर दोगे आप, n-2 आ जाएगा। मतलब यहां लिखूं मैं अगेन, अगर इसको हम दोबारा से डिफरेंशिएट करें बेटा तो हम क्या लिखेंगे इसको, इसको लेफ्ट में लिखा जाएगा ये d2y अपॉन dx², मतलब इस फंक्शन का दूसरा डिफरेंशिएशन है ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट, और ये इसका फर्स्ट है, लेकिन ये इसका क्या है बच्चों, ये वाला सेकंड है, ये सेकंड डेरिवेटिव है। कितना आएगा, n एज इट इज। अब n-1 आगे आएगा बेटा, और x की जितनी पावर है उसमें से एक कम कर दें आप, n-1 दैट इज n-2 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा। सेम यहां पर आया हमारा, मैं आपसे कहता हूं इसका 3x² आया, अब 3x² से अगली टर्म क्या आएगी यदि हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो, है ना। तो अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, है ना, तो मैं इसको जनरल लिख देता हूं, इसको हम जनरल लिखें तो यहां से इसको बैठा देता हूं मैं ना, सिंपल बात करूं मैं, x की पावर 4, तो इसका बताएं फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, तो आंसर है 4 आगे आएगा, x की पावर 4 में से एक कम हुई 3, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन या फर्स्ट डेरिवेटिव एक ही बात है। अभी बात करते हैं कि इसकी एप्लीकेशन कहां है, कहां इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपसे कहूं बेटा व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 4x³ विद रिस्पेक्ट टू x, सेम मेथड, 3 आगे आएगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 3 जा 12 एंड x रेज टू द पावर 3-1 दैट इज 2। तो बेटा इसका ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव, लेकिन इसका ये आ गया सेकंड डेरिवेटिव, दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव। ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 12x², सेम मेथड, 2 आगे आएगा, 12 से मल्टीप्लाई होगा 24 और x की पावर 2 में से एक कम कर दें 1, दैट इज 24x, ठीक है। अगेन करें, ये 24x इसका कौन सा डेरिवेटिव होगा बच्चों, थर्ड डेरिवेटिव होगा, बिल्कुल ठीक है, ये इसका थर्ड डेरिवेटिव होगा। अब 24x को फर्दर हम डिफरेंशिएट करें, से मेथड, पावर 1 है, 1 आगे आएगी, 24 से मल्टीप्लाई होगी 24 और x की पावर 1-1 मतलब 0, तो यहां से आंसर मिला 24x की पावर 0। और अब आप ये बताएं कि किसी की पावर 0 किसके बराबर होती है, 1, मतलब समथिंग रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। वाई, हम ऐसा क्यों कहते हैं बच्चों, समथिंग रेज टू द पावर 0 इक्वल टू 1? हैव ए लुक, मैं आपसे कहता हूं x की पावर 0 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x की पावर n बोल देता हूं और -n, बताएं, है ना भाई, किसी की पावर 0 का मतलब क्या है, x की पावर n-1 0 है, या मैं ये कहूं आपसे x की पावर 2-2 ये भी 0 है ना, ये भी 0 हो जाएगा, या मैं आपसे ये कहूं x की पावर 5-5, कुछ भी लिखें आप, ये 0 ही है x की पावर। अच्छा जी, अब हम इस x की पावर 5-5 को लिख सकते हैं x की पावर 5 मल्टीप्लाई x की पावर -5, बताएं,
ये बात क्लियर है? क्यों? क्योंकि जिनके बेस इक्वल होते हैं उनकी पावर को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, नीचे लाके इसकी पावर को प्लस कर दूं, x की पावर 5 अपॉन में x की पावर 5, ये ऐसे भी लिखा जाएगा, है ना। अब जो फंक्शन ऊपर है वही नीचे, तो ये आपस में कैंसिल आउट और क्या मिला, 1। सो इन दिस वे वी कैन से समथिंग रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये हमेशा 1 के बराबर होता है। तो अब आते हैं इसमें हम वापस। तो बेटा ये जो 24x की पावर 0 आया, आप इसको 24 भी बोल सकते हैं। एंड हियर इन फिजिक्स दिस 24 इज नोन एज कांस्टेंट। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ गई, एक कांस्टेंट टर्म आ गई जिसमें कोई x की पावर नहीं बची। जिस x को हम तोड़ते आए थे वो यहां नहीं बचा। और अब मैं आपसे कहूं इस 24x की पावर 0 या 24 को डिफरेंशिएट करो, तो अब इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो फिलहाल 0 आगे आएगा, और जब 0 आगे आके 24 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 0। तो इसका मतलब हर कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। जब भी आपसे कहा जाए डिफरेंशिएशन किसका, कांस्टेंट का, तो आपका आंसर क्या होगा, 0। अब जरा सोच के देखें कि हमने डिफरेंशिएशन जब भी करना है कांस्टेंट का वो 0 होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये हमारा y है, ये हमारा x है, और इसमें ग्राफ कुछ इस तरह का है, इसका स्लोप क्या होगा, 0। बिल्कुल ठीक है, इसका जो स्लोप होगा बच्चों वो क्या होगा, 0 होगा। 0 क्यों होगा बेटा, देखें जरा ध्यान से, है ना। अगर हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से, एंगल कुछ ना कुछ है, और अगर मैं इस लाइन को नीचे ला रहा हूं, एंगल डिक्रीज हो रहा है, ऊपर ले जा रहे हैं, एंगल इंक्रीज हो रहा है। मीन्स इस लाइन को ऐसे कर दें तो एंगल 0 हो रहा है, स्लोप 0 हो रहा है, tan थीटा 0 हो रहा है। तो यहां ये लाइन क्या बता रही है, ये लाइन बता रही बच्चों क्या, x की वैल्यू बढ़ रही है लेकिन y जो है वो क्या है, हमारा कांस्टेंट है। तो जब भी कभी कांस्टेंट टर्म को हमें डिफरेंशिएट करना हो तो हमारा आंसर क्या होगा, 0 होगा। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, x की पावर 3 लिया मैंने जैसे, और आपसे कहा बताएं कि इसको कब तक हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जरा चेक करें। फर्स्ट डिफरेंशिएट करें, 3 आगे आया, और x की पावर 3 में से एक कम हुई, 2, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। सेकंड क्या आएगा, 2 आगे आएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा 6, और x की पावर 2 - 1 1, ये इसका सेकंड डेरिवेटिव आ गया। इसका फर्दर करें बेटा, 1 पावर है, 1 आगे आएगी, 6 से मल्टीप्लाई होगी 6, x की पावर 1 - 1 0, ये 6 आ गया, और ये इसका थर्ड डेरिवेटिव आ गया। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, और जो थर्ड डेरिवेटिव आया बच्चों ये एक कांस्टेंट टर्म आ गई, दिस इज द कांस्टेंट टर्म। और अब यदि हम इस कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करें देन व्हाट विल बी द आंसर, इज 0। तो अब हमारा जो अगला आंसर वो 0 आएगा। तो इसका मतलब इसको हम मैक्सिमम 3 बार ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसको 3 बार डिफरेंशिएट किया जा सकता है, चौथे बार में 0 आंसर आ जाएगा। अगर मैं कहूं x की पावर 7 को डिफरेंशिएट करो तो 7 बार ही डिफरेंशिएट होगा, 8वीं बार 0 आंसर आ जाएगा। कब, जब ये हमारा एक पॉजिटिव इस तरह से नंबर, नेचुरल नंबर है। नाउ अगर मैं इसको कहता हूं x की पावर 7/2, अब इसको डिफरेंशिएट करें, या चलो छोटी वैल्यू लेता हूं, कुछ स्मॉल वैल्यू लेता हूं मैं पहले, x रेज टू द पावर 3/2, इसको करें डिफरेंशिएट, वही मेथड, जो भी पावर वो आगे आएगी, और बेटा x की जितनी पावर है उसमें एक कम कर दें आप, 3/2 - 1 दैट इज 1/2, ये आ जाएगा।
दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसको फर्दर करो डिफरेंशिएट, 1/2 आगे आएगा, 3/2 पहले से है, मतलब 3/2 पहले से है, 1/2 और आया, और x की पावर बेटा जितनी भी है उसमें से एक कम करते जाएं। पॉइंट टू बी नोटेड, मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं कि जो पावर है वो आगे आएगी और जितनी पावर थी उसमें से एक हम कम करते चले जाएं। तो अब 1/2 में से -1 करोगे तो क्या बचेगा, ये आ जाएगा -1/2। इट मीन्स 3 और नीचे 2 2 4, तो ये क्या बना, ये बन जाएगा हमारा 3/4, x की पावर -1/2। ये इसका सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब इसको फर्दर करें तो बताओ जरा क्या आएगा। अब बेटा पावर -1/2 है, ये आगे आएगी और 3/4 से मल्टीप्लाई होगी, तो 3/4 इंटू में -1/2, सो ये बनेगा माइनस में 3/8। और x की जितनी पावर है उसमें से एक कम कर दें, -1/2 -1 -3/2। नेक्स्ट डिफरेंशिएट करें, क्या होगा, -3/2 आगे आएगा, -3/8 पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस तो ये हो गया, 3 3 जा 9, 8 2 जा 16, तो ये आ जाएगा बच्चों 9/16 इंटू x की पावर -3/2 -1 -5/2 एंड सो ऑन। और बच्चों इसकी कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस। जैसे ये पावर 3 जो थी यहां पर आके कांस्टेंट टर्म बनी और अगला डिफरेंशिएशन 0 हुआ, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये आगे चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी। तो जब भी कभी p/q की फॉर्म हो तो बेटा उसका डिफरेंशिएशन चलता ही जाता है, लेकिन कोई फिक्स नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो, तो उस सिचुएशन में डिफरेंशिएशन एक लिमिट पे आके रुक जाता है ना। और चलते हैं जरा इसके अंदर हम, अब थोड़ा स्पीडली काम करते हैं हम। आपसे कहा जाए x की पावर 3 प्लस में 3x² प्लस में 6, इसको डिफरेंशिएट करें फटाफट से, dy/dx। वीडियो पॉज करें और उसके बाद आपको बताना है। x की पावर 3 आगे आया, x की पावर 3 - 1 2 प्लस 2 आगे आएगा, 3 से मल्टीप्लाई हुआ 6, x की पावर 1। और बच्चों ये 6 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ जाएगा केवल कितना, 3x² प्लस 6x, ये आंसर आ जाएगा। हाँ, एक बार और डिफरेंशिएट करना है तो इसको लिखोगे d2y/dx²। एक बार और करें इसी को ही, 2 आगे आएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा 6x प्लस 6, ये आंसर आ जाएगा। आपने बच्चों 9th क्लास में कुछ सवाल किए होंगे काइनेमेटिक्स में, जैसे मैं आपसे कहता हूं x = 5t⁻² प्लस में 60 और माइनस में 10, फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन लिखी मैंने, दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। फाइंड आउट वेलोसिटी, फाइंड आउट वेलोसिटी एट t = से 1 सेकेंड। तो बेटा जब भी कभी हमसे कहा जाए कि फाइंड आउट द वेलोसिटी एट t = 1 सेकेंड, इट मीन्स दिस इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट। तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा क्या कि जो वेलोसिटी होती है बेटा, इसको हम क्या लिखते हैं, ds/dt। व्हाट इज s, डिस्प्लेसमेंट, है ना। आप चाहें तो सिंबल बदल सकते हैं, यहां पर आप चाहें तो सिंबल को चेंज कर दें, है ना। इसको आप लिख सकते हैं dx/dt, मतलब हमें इस x को डिफरेंशिएट करना है t के रेस्पेक्ट में, वही चीज है ये। तो करें इसको डिफरेंशिएट। अब आप
तो ये लिखा जाएगा बच्चों dx अपॉन में dt, इट विल बी इक्वल टू, करें 2 आगे आएगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा दैट इज 10, और t की पावर 2 में से गया 1 t, और प्लस में 6t, t की पावर 1 है, 1 आगे आएगी, 6 से मल्टीप्लाई होगी 6, और t की पावर 1 माइनस 1 0, और किसी की पावर 0 1 के बराबर होती है। तो बेटा ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई है। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करें, इस t की वैल्यू 1 को यहां रख दो, तो जैसे मैं इसको यहां रखूं 1, 10 इंटू 1 10 प्लस 6, इट विल बी इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। ये आ जाएगी क्या, वेलोसिटी। आपसे यह भी कहा जा सकता है कि इस इक्वेशन का एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करें। वी हैव टू प्लॉट वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस इक्वेशन। तो बेटा आपने इसको डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी निकाली, ये वेलोसिटी आ गई। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए बच्चों टेबल बना लें आप, t एंड v। जब टाइम 0 है तो v कितना होगा, जब टाइम 1 है तो v कितना होगा, जब टाइम 2 है तो v कितना होगा, जब टाइम 3 है तो v, एंड सो ऑन। इस तरह चलते जाएं हम, है ना। 4 पुट करें तो बेटा 0 पुट करते ही 6 आ जाएगा, 1 पुट करते ही 16 आ जाएगा, 2 पुट करते ही 26 आ जाएगा, 3 पुट करते ही 36 आ जाएगा, 4 पुट करते ही 46 आ जाएगा, एंड सो ऑन। और अब हम इसको ग्राफ पे कैसे एक्सप्रेस करेंगे, अब इसको बच्चों ग्राफ पे एक्सप्रेस करेंगे। देखो इस तरफ वेलोसिटी है, इस तरफ टाइम है, टाइम इंटरवल 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, एंड v इज 6 16 26 36 46। तो आप ले सकते हैं 10 10 के हिसाब से, 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50। नाउ व्हेन t इक्वल टू 0 v इक्वल टू 6। तो पहला पॉइंट कहां है बच्चों, जब टाइम 0 है तो v 6 यहां कहीं होगा, 1 पे 16, जब टाइम 1 है बेटा तो 16 कहां आएगा, यहां कहीं आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट आ गया। 2 पे 26, 26 कहां आएगा, यहां कहीं आ जाएगा। ये पॉइंट आ जाएगा। 3 पे 36, 36 यहां कहीं आ जाएगा, इस तरह से। और जब आप इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्लियर है ना। और इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो कितना आएगा, हमने सोल्व किया था, देख सकते हो आप, है ना। तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया, और ये ग्राफ किसका है, वीटी ग्राफ है, और ये स्ट्रेट लाइन है। क्या हर जगह स्लोप सेम होगा, यस, देख सकते हो आप, ये स्ट्रेट लाइन है, चाहे कल यहां निकालो, चाहे यहां निकालो, चाहे यहां निकालो, चाहे यहां निकालो, ये हर जगह हमारा सेम आने वाला है। तो ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी। अच्छा, एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है बेटा, ये होता है बच्चों dv अपॉन में dt। मतलब वेलोसिटी को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, वही हमारा कहलाता है एक्सेलरेशन। और ये आपके पास वेलोसिटी आ चुकी है। अगर आप इस इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, वो एक्सेलरेशन आ जाएगा, है ना, वो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। करें इसको डिफरेंशिएट हम एक बार और, करो, करते इसको डिफरेंशिएट हम, करो। तो ये v है बेटा, सो दिस एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू dv अपॉन में dt। इसको डिफरेंशिएट करें अब आप,
तो फिलहाल यहां पर t की पावर 1 है, 1 आगे आएगी, 10 से मल्टीप्लाई होगी 10, और t की पावर 1 माइनस 1 0, तो 10 बचा, और 6 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब बच्चों एक्सेलरेशन कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखें आप और ये बताएं कि क्या यहां पर कोई टाइम आया, तो आंसर है नो, टाइम नहीं है। इट मीन्स दिस एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑन टाइम, चाहे टाइम 1 सेकेंड हो, चाहे टाइम 2 सेकेंड हो, चाहे टाइम 3 सेकेंड हो, 4, 5, 6, 7, 8, हर एक टाइम में जो एक्सेलरेशन है वो सेम रहेगा, दैट इज 10। तो अब इसका ग्राफ कैसा आएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि इसका ग्राफ प्लॉट करें बेटा, तो इसका ग्राफ किस तरह से होने वाला है, इसका ग्राफ कैसा होगा जरा देखें हम। इसका ग्राफ कैसा आएगा, एक्सेलरेशन, टाइम, इसमें कोई टाइम नहीं आया। अगर सोच के देखें, अगर बच्चों ये 10t होता है ना, मान लिया ये 10t है, तो t को 0 पुट करते ही 0, 1 पुट करते ही 10, 2 पुट करते ही 20, 3 पुट करते ही 30, 40, 50 एंड सो ऑन। लेकिन ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये कांस्टेंट है। तो चाहे टाइम हमारा 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, एक्सेलरेशन हर बार क्या रहेगा, 10 ही रहेगा, है ना, 10 ही रहेगा। तो ग्राफ ऐसा आ जाएगा। सो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, 0। इसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन जो है इस तरह से हम यूज करेंगे काइनेमेटिक्स के अंदर, है ना। ये हो गया। और देखते हैं जरा, आपसे कहा जाए x की पावर 6 प्लस में 2x इनटू में x की पावर 3, ये हमें फंक्शन दे दिया और इसको डिफरेंशिएट करना है ना, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो बच्चों इसको हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मेथड नंबर 1, आप इस x की पावर 3 को अंदर दोनों के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई कर दो, करें। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये आएगा x की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 2x के साथ भी करें x की पावर 3। और बेटा जिनके बेस बराबर हैं उनकी पावर जुड़ जाती हैं। तो ये x की पावर 6 है, ये x की पावर 3 है, तो ये बनेगा x की पावर 9, और ये बनेगा x की पावर 1, ये है 3, ये है x की पावर 4 टू x की पावर 4। इसको आप चाहें तो y मान सकते हैं, ये फंक्शन है। और अब इसको डिफरेंशिएट करें आप। सो नाउ dy अपॉन dx इट विल बी इक्वल टू, वही मेथड, पावर आगे आएगी, इस x की जितनी भी पावर है उसमें से एक कम कर दें, 9x की पावर 8, इसमें 4 आगे आएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 8, x की पावर 4 में से गई 3, ये आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। दूसरा मेथड जो है बच्चों, इसी को ही हम सोल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल, विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल। लेकिन कोई ज्यादा हमें जरूरत पड़ने वाली नहीं है वैसे फिजिक्स में इसकी, बट फिर भी आपको पता हो। तो बेटा ये प्रोडक्ट रूल हमसे क्या कहता है, मान लिया हमारे पास x के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है u और v, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, और दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, एंड वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। इन दोनों में से किसी को फर्स्ट माने, किसी को सेकंड माने, बोलो किसको फर्स्ट लें, किसको सेकंड, कोई भी ले सकते हैं आप। अगर आप इसको फर्स्ट बोलते हो तो ये सेकंड, इसको फर्स्ट बोलते हो तो ये सेकंड, कोई भी ले सकते हैं। तो प्रोडक्ट रूल हमसे कहता है बच्चों, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड,
डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो ये हमारा रूल इस तरह से काम करता है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। जैसे u को एज इट इज रखें, v को डिफरेंशिएट करें, dv अपॉन dx प्लस v को एज इट इज रखें, u को डिफरेंशिएट करें, तो ये हमारा आंसर आ गया है ना। दिस इज द प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इस तरह से चलता है हमारा ये, ठीक है। अब इसी को आप, इसको मानो बच्चों u और इसको मानो बच्चों आप v। तो अब आप फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखो, तो बेटा इसको आप u समझें और इसको आप v समझें। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, x की पावर 6 प्लस में 2x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, इसको डिफरेंशिएट करो, x की पावर 3 को डिफरेंशिएट करो, 3 आगे आएगा, x की पावर 3 माइनस 1 2, दैट इज 3x2 प्लस सेकेंड एज इट इज, मतलब x की पावर 3 को एज इट इज रखा और इसको डिफरेंशिएट करो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 6x की पावर 5 प्लस 2, 6x की पावर 5 प्लस 2। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो आंसर आपका यही आ जाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल कहलाता है। एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं, है ना, एक एग्जांपल लेता हूं। आपने पढ़ा था लॉज ऑफ मोशन में कि जो F है हमारा फोर्स, dp अपॉन dt, कुछ इस तरह से आपने पढ़ा था, है ना। एरो का मतलब वेक्टर साइन है, F नेट एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है, इट विल बी इक्वल टू मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। और मोमेंटम बच्चों किसके बराबर होता है, P m इंटू वी रखें यहां, तो F इक्वल टू डी अपॉन में dt और साथ में mv। सो वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बेटा इसको फर्स्ट फंक्शन मानो, इसको सेकंड मानो, आप तो करो, तो ये आएगा F इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड dv अपॉन dt, क्लियर है, प्लस सेकेंड एज इट इज, v एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट dm अपॉन dt। तो बेटा इस तरह से हमें मिल जाता है न्यूटन का सेकेंड लॉ, कुछ इस तरह से। फिर हम वेक्टर में पढ़ेंगे आगे, कहां वेक्टर का साइन यूज होगा कहां नहीं होगा, वो बात की बात है। अगर मैं आपसे कहूं मास इज कांस्टेंट, ध्यान से देखें, अगर बच्चों मैं आपसे कहता हूं मास इज कांस्टेंट, सो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, 0। तो यहां पर देखें इस m को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 0, तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, F इक्वल टू m इंटू dv अपॉन dt, एंड दिस dv अपॉन dt इज नोन एज एक्सप्रेशन, सो दिस F विल बी इक्वल टू m इंटू a। ये आपने पढ़ी थी इक्वेशन 9th क्लास के अंदर। और 1D के अंदर हमें वेक्टर का साइन लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। वेक्टर का साइन कब लगाएंगे, 2D या 3D के लिए लगाएंगे। 1D में हम बिना वेक्टर के सिंबल के इक्वेशंस को लिखते थे। और यदि मैं आपसे कहूं बच्चों v इज कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो हमें आंसर क्या मिलेगा बेटा, F इज इक्वल टू v इंटू dm अपॉन dt। तो इक्वेशन ये बनेगी। तो इस तरह के न्यूमेरिकल जो हैं ये वाले, ये आप यहां
यूज करेंगे आगे लॉज ऑफ मोशन के अंदर। तो ये हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ है और ये दो इसमें पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह से हम इसमें डिफरेंशिएट करते हैं। अब मैं फटाफट कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं, वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद ट्राई करें और फिर इनके सॉल्यूशंस को आप चेक करें। जैसे इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है ना। करें, फटाफट से करता हूं मैं। सबसे पहले इसको ले जाओ ऊपर, तो जब ये रूट एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगी एक्स की पावर -1/2। एक्स की पावर 3 पहले से है और एक्स की पावर -1/2 ये आ गया। अब जिनके बेस बराबर हैं उन पावर को ऐड कर दें। 3 ये है, -1/2 ये है, 3 में से जब आधा जाएगा तो 2.5 बचेगा, मतलब x की पावर 5/2। तो बेटा इसको हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया एंड नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट x रेज टू द पावर 5/2। सो प्लीज टेल मी व्हाट इज योर आंसर। 5/2 आगे आएगा और x की पावर 5/2 में से 1 कम कर दें, ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। तो इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव है। सेम इसमें भी करें, रूट एक्स को ऊपर ले जाएं, तो जब इस रूट एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा x की पावर 6 प्लस में 2 रूट एक्स और ये ऊपर चला गया x की पावर -1/2 एंड नाउ मल्टीप्लाई दिस x रेज टू द पावर -1/2 इनसाइड द ब्रैकेट। जब इसको इससे करेंगे बेटा तो ये 6 पावर है और ये आधी पावर है, जब 6 में से हाफ जाएगा तो 5.5 है ना। करें, x की पावर 6 है और साथ में x की पावर -1/2 है प्लस 2, ये x की पावर 1/2 है, ये x की पावर 1/2 है और ये x की पावर बच्चों -1/2 है और ये +1/2, ये -1/2 बन के 0 और ये बन जाएगा 1 और ये कितना मिलेगा 6 ये है और -1/2 ये है। जब एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, दैट इज 11/2 है ना। तो ये आपको मिलेगा 11/2। तो कितना आ गया, ये आपको x की पावर 11/2 प्लस में 2। अब इसको करो डिफरेंशिएट, तो 11/2 आगे आएगा बेटा और x की पावर 11/2 -1 कर दें, 11/2 -1 कर दें, ठीक है, और 2 का 0 हो जाएगा। एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 11/2 x की पावर 9/2। दिस इज द आंसर। और इसके अंदर क्या करें, एलसीएम ले लें चाहे तो, या इसको ले जाओ ऊपर, तो x की पावर 1/2 और प्लस में x की पावर -1/2। अब करो इसको अलग अलग, 1/2 आगे आएगा, डिफरेंशिएट करें और x की पावर 1/2 में से 1 कम कर दें, -1/2, उसके बाद प्लस। अब बच्चों -1/2 पावर है वो आगे आएगी, तो क्या हो जाएगा, -1/2 आगे आया और x की पावर -1/2 -1 -3/2, ये आंसर आ गया। और सोल्व करना है इसको, तो 1/2 रूट x -1/2 x की पावर 3/2। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से बच्चों हम डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, थैंक यू।